हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजे स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुपर टेट 2021 को ध्यान में रखते हुए इस हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला का यह तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले कि 2 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ और साथ ही साथ उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा जिसमें भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। और अगर आप किसी भी स्टेट के टेट या टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने उन फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखा होगा। तो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज के इस टॉपिक पे बात करते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे स्वरों को। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्वर के वर्गीकरण के अंतर्गत किन किन प्रकारों में बांटा गया है, वहीं से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग 3 प्रकारों में पढ़ चुके थे, संरचना के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर और उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। इन तीनों प्रकारों के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज पढ़ेंगे चौथा प्रकार, जो कि स्वरों का चौथा प्रकार जो है जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर कुल 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है स्वरों को। पहला है अग्रस्वर और दूसरा प्रकार है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। इन 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है स्वरों को जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो अग्रस्वर क्या होते हैं? यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, यानी कि जीभ का अगला भाग काम करता है, वही अग्रस्वर कहलाते हैं। इनमें छोटी ई और ए और ऐ, ये 4 ऐसे वर्ण हैं जो कि अग्रस्वरों में रखे गए हैं। और मध्य स्वर की परिभाषा बताएं तो मध्य स्वर ठीक इसी प्रकार से जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। कैसे? जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। आ जो है यह मध्य स्वर है, यानी कि छोटा आ जो है यह मध्य स्वर है। आई होप यह सब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और पश्च स्वर जो कि तीसरा प्रकार है। पश्च का तात्पर्य है पिछला भाग, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, पिछला भाग काम करता है, उन्हें पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? तो आ यानी बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, औ और आ। कौन कौन से हो गए? ये हो गया बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ, औ और अ। कुछ इस तरह का जो आ होता है इसे भी ध्यान रखेंगे, यह भी आता है पश्च स्वरों में ही। तो अगला प्रकार, चलिए अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है मुख द्वार, यानी इसे मुख विवर भी कहते हैं। तो मुख विवर खुलने के आधार पर कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है स्वरों को? तो मुख द्वार खुलने के आधार पर कुल 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है स्वरों को। कौन कौन से हैं? तो विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। इन चारों प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो विवृत का तात्पर्य है ओपन, अंग्रेजी में ओपन कहते हैं। अब आप लोग क्लियर हो गया होगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का द्वार पूरा खुलता है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जैसे आ कहा जाए, अ, यानी कि जब बड़ा आ का उच्चारण करेंगे तो मुख पूरी तरह से खुल जाता है, इसे रखा गया है विवृत स्वर में। अगला है अर्धविवृत। अर्धविवृत का तात्पर्य है हाफ ओपन, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, ऐसे स्वरों को अर्धविवृत कहा जाता है। इनमें है आ यानी छोटा आ और ऐ, औ और आ। कुछ इस तरह का आ आता है, यानी बड़ा आ
कुछ इस तरह का आता है। इसके उच्चारण में थोड़ा सा अ ऐसे कहना पड़ता है। अगला प्रकार देखिए अर्धसंवृत। तो अर्धसंवृत यानी कि संवृत का तात्पर्य है क्लोज से, और अर्ध का हो गया हाफ, यानी हाफ क्लोज। अर्धसंवृत यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ऐसे स्वर अर्धसंवृत स्वर कहलाते हैं। इनमें दो स्वर हैं ए और ओ। ए और ओ, इन दो स्वरों को रखा गया है अर्धसंवृत में। अगला प्रकार है संवृत यानी कि क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरी तरह से बंद रहता है, जैसे ई, ऊ, ये चार स्वर जो हैं क्लोज हैं यानी कि संवृत में रखे गए हैं। यह भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, यानी कि होठों की स्थिति के आधार पर कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, जो कि छठवां टाइप है। तो छठवां प्रकार है ओठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण स्वरों का। तो यह भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो है, पहला है अवृतमुखी यानी कि अवृतमुखी, और दूसरा है वृत्तमुखी। अवृत से स्पष्ट हो रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ यानी कि होंठ वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें अवृत्तमुखी कहा जाता है। जैसे आ, ई, ए, यानी कि आ, ई, ए, इतने वर्ण जो लिखे गए हैं ये अवृत्तमुखी कहलाते हैं। अगला प्रकार है वृत्तमुखी, ठीक इसी का उल्टा, यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे ऊ, ओ, और इस तरह का जो बना रहता है ओ, तो इसमें वृत्त यानी होंठ जो है गोलाकार हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें वृत्तमुखी कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला प्रकार के बारे में आपको बताएं। अगला प्रकार है घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व का सीधा सीधा अर्थ निकलता है घोष, यानी कि घोष का तात्पर्य है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। तो स्वर तंत्रियों में जो श्वास का कंपन है, यही है घोष का अर्थ। यानी कि स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ निकलती हैं। चाहे घोष लिखा रहे चाहे सघोष लिखा रहे, दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो सभी स्वर यानी कि जो 11 स्वर हैं पूरा, सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये 7 प्रमुख रूप से प्रकार थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप लोग तुरंत जवाब देंगे कि वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है। और वर्णमाला किसे कहते हैं, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार से इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन क्या है और व्यंजनों की कितनी संख्या मानी गई है, और वर्गीकरण क्या है, व्यंजन को कितने कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो स्वरों के से संबंधित आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने पहले की वीडियो भी देखे होंगे। पहले उसको देखिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपके पास पहुँचती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।